1920 से इसे अमूमन हम जानते हैं कि 1935 में उन्होंने घोषणा की थी केवला में कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ जरूर, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। लेकिन मैं तलाश कर रहा था कि आखिर अचानक व्यक्ति कैसे घोषणा कर सकता है हिंदू को। एंड he took almost 21 years to leave Hinduism and adopt Buddhism. So 21 साल में आखिर उन्होंने किया क्या, और अचानक 35 में क्यों ये बात? तो मैं थोड़ा सा तलाशने की कोशिश किया कि चलिए थोड़ा होता क्या है। तो जो आखिर में आपने जो बात कही, इस किताब की भूमिका थोड़ा बता देता हूं। मैं अम्बेडकरिज्म का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं, मैं इकोनॉमिस्ट हूं। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में बिना पढ़े हुए, बिना समझे हुए अम्बेडकरवाद की एक फौज खड़ी कर दी कि आप अगर कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, रेफरेंस भी दे रहे हैं, तो आपको जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, बगैर सोचे समझे आपके ऊपर डंडा लेके चल पड़ेंगे और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो आपको लगेगा कि क्या ये अम्बेडकरवाद है। तो अम्बेडकर को पढ़ने का ये मेरा प्रस्थान बिंदु था। और शुक्रिया मोदी साहब का कि आपदा में अवसर का फायदा हमने भी उठाया कि जब लॉकडाउन लगा तो वी हैड इनफ टाइम। तो मैंने कहा व्हाट टू डू। तो मेरे पास पुराना एक मोबाइल था, बेटा ने यूट्यूब चैनल बनाया, बोला लीजिए इसी में बोलते रहिए। तो टेक से भी मैं नहीं हूँ, तो पुराने वीडियोस देखेंगे तो बहुत खराब वीडियोस होंगे, उसमें कुछ आवाज़ नहीं है, ब्रेक हो रहा है। तो वीडियो बनाते बनाते लगा कि भाई एक दिन में 1000 लोग सुन लिया। तो मैंने क्लास में तो 50 ही सुनते थे। तो ये मेरी यात्रा है अम्बेडकर, रीडिंग अम्बेडकर की। और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि शायद जो अम्बेडकर के नाम पे बहुत सारा मूवमेंट चला रहे हैं, किस दृष्टिकोण से पढ़े हैं डॉक्टर अम्बेडकर को, किस दृष्टिकोण से नहीं पढ़े हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन इतिहास का छात्र कैसे पढ़ेगा, शायद बीच में जो इंट्रोडक्शन में आपने देखा हुआ रेफ्लेक्शंस, वैसे पढ़ा जाना चाहिए। तकरीबन 40 वॉल्यूम में है, हिंदी में जो प्रकाशित हैं, इंग्लिश में जो प्रकाशित हैं 17 वॉल्यूम में है, उसमें से 17 वॉल्यूम 3 खंडों में है और शायद 14 2 खंडों में है। और एक खंड जो है वो उनको पत्रों का संकलन, जो स्कैन कॉपी, नॉट टाइप कॉपी। तो और इतना स्कैटर्ड है, जिन्होंने एडिटिंग किया, जिन्होंने पब्लिश किया, उनका शुक्रिया। लेकिन इतिहास दृष्टि से जब हम लोग करते हैं तो हम थीम पे जाते हैं। हम देखेंगे सब रेफरेंस सब दिया हुआ है डिफरेंट वॉल्यूम्स से। तो धर्म को लेकर अंबेडकर के विचार जो थे इतने स्कैटर्ड थे, डिफरेंट वॉल्यूम्स में थे, कि मैंने सोचा कि वीडियो बनाते बनाते ये सब थीम बनाऊं। तो मैंने 4 थीम बनाया। एक तो धर्मांतरण, और इससे मैं टाइटल मैं क्या कहूँ, जो सब टाइटल है अंबेडकर की धम्म यात्रा। मेरी ओर से जो टाइटल दिया गया था उसका टाइटल था अंबेडकर का धर्मद्रोह। ये टाइटल दिया गया। तो 4 थीम हमने बनाया, जिससे पहला ये एडिशन। अब सवाल है कि मैंने किन के लिए लिखा है, ये समझना होगा कि बाबा साहब का पूरा जो फिलॉसफी है वो आ रहा है अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं। लेकिन जो अम्बेडकरी आंदोलन चल रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक आंदोलन हो, चाहे मिशन चल रहा हो, समाज को जागृत करना हो, चाहे राजनीति करना हो, क्या उसमें अप दीपो भव है कि अप भक्तो भव है? अप दीपो भव है कि अप भक्तो भव है? तो ये मेरा दूसरा एक ऑब्जर्वेशन था कि मैं कैसे पढ़ूं, क्योंकि बाबा साहब ने भी बुद्धिज्म को टोटलिटी में नहीं दिया, रीडिफाइन किया। और जो अपर देखो इसको मैं ध्यान में रखता हूँ। देखिए, एक जो शोधार्थी होता है
जो किताब संपादित करता है या लिखता है या अनुवाद करता है, कुछ भी करता है, तो वंस इट इज इनटू द मार्केट, इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन एंड व्यू. सो नो रिसर्च इज अ फाइनल एब्सोल्यूट रिसर्च. तो मैंने वही फॉर्मूला मैंने अपनाया. तो जितना आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा अभी बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं, तो एक सवाल हमसे अपने आप से मैंने पूछा कि बाबा साहब के बाद आरबीआई टूट गया, उसके बाद दलित पैंथर आया, फिर वाम से का इमरजेंस हुआ, फिर बसपा एक बड़ी पार्टी आई, रामविलास पासवान जी आए, फिर जीतन राम मांझी आए, अठावले साहब आए. सब लोग किसका नाम ले रहे हैं? बाबा साहब. दिन रात जो है ना परम पूज्य पूजनीय. बाबा साहब कभी नहीं कहते थे कि हमको परम पूज्य बनाओ. बुद्धा ने कहा कि अपने आनंद से क्या कहा कि जो मैं कह रहा हूं उसको नहीं मानो, अपने देखो पहचानो परखो तब मानो. तो इन लोगों ने जो बाबा साहब की राजनीतिक विरासत ली, वो बेसिकली पीछे आईडिया किताब उनके लिए ज्यादा है. ये उनके तरफ से भी कोई किताब नहीं है ना, जो पॉलिटिकल लेगेसी क्लेम करते हैं. तो बाबा साहब का जो इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन था, इसमें आपने देखा होगा कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की भी बात मैंने की है थोड़ी सी, और फिर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात की है, बहिष्कृत सभा की भी बात की है. तो जो बाबा साहब का इंटेलेक्चुअल एकेडमिक जो लेगेसी था वो कहाँ गया? बाबा साहब का जो कल्चरल लेगेसी, जो कन्वर्जन, क्या किसी नेता ने की? यदि की तो जो रास्ते उन्होंने बताए इसमें, क्या उस रास्ते पे चले? बाबा साहब ने कहा, जैसे अठावले साहब ने तो बुद्धिस्ट अपनाया है, लेकिन वो भी हिंदू राष्ट्र के सारथी हैं. कोई प्रत्यक्ष है, कोई अप्रत्यक्ष है, लेकिन सारथी बने हैं, उनको मुबारक. बाबा साहब का अगर मिशन स्टेटमेंट आप समझेंगे तो मेरे लिए है, इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. मेरे लिए है कि जातियों का विनाश, ये उनका मिशन स्टेटमेंट. बाद में पोस्ट अम्बेडकर एरा में क्या आ रहा है? जातियों को मजबूत करना. अभी हो गए ना मजबूत, सारी जात जात की पार्टियां बन रही हैं, सब बाबा साहब के नाम में बन रही है. और कल्चरल लीगेसी क्या है? सिर्फ पॉलिटिकल लीगेसी. फिर जो जातियां जो उभरी हैं उसमें कोई, मैं सवाल ये है ना कि मैंने लास्ट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिशन मूवमेंट चला है. और जब देखिए तो खाली मिशन मूवमेंट की बात होती है कि हम बाबा साहब के मिशन चला रहे हैं. तो जब बाबा साहब का मिशन चला रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जो कि मिशन का गढ़ है, और महाराष्ट्र में तो फिर भी कल्चरल मूवमेंट चलते रहता है. तो सुरेश पाल जाटव जैसे बाबा कैसे इमर्ज हो जा रहे हैं, और उनकी भीड़ में लाखों के लाख संख्या जा रही है, और आप उनके प्रोग्राम में लाखों के लाख लोग जा रहे हैं, और आपके प्रोग्राम में नहीं. उसी समुदाय से एक व्यक्ति उभरता है और संत बाबा बनकर, और 3 पीस सूट वाला बाबा है, वो उभरता है. उसके यहाँ स्टैम्पीड हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, स्टैम्पीड हुआ. तो ये सवाल उनके लिए मैंने छोड़ा कि समझ लीजिए, पहला जो धर्म परिवर्तन है, तो बाबा साहब का नहीं, अम्बेडकर साहब का नहीं. पहला धर्म परिवर्तन तो गौतम बुद्ध ने खुद किया. जो 5 शिष्यों को उन्होंने, ब्राह्मण शिष्य को बौद्ध बनाया, तो पहला वो. उसके बाद एक सीरीज है जिसको आप हिंदुइज्म कहते हैं, लेटेस्ट इसका जो है एंट्री हुआ है. इससे पहले वैदिक धर्म है, उसके बाद ब्राह्मण धर्म है, उसमें कई शाखाएं उभरती हैं जो एक दूसरे से वॉरिंग नहीं, युद्ध रखती है. जैसे अभी जातियों के नाम पे पार्टी है और उसमें आपस में मुठभेड़ है, उसी तरह से कल्ट संप्रदाय भी मुठभेड़ में, काला मुख है, तमाम इस तरह के संप्रदाय हैं.
तो धर्म परिवर्तन बाबा साहब ने शुरू नहीं किया, इससे पहले लाखों लोग, मुस्लिम पीरियड में लाखों लोगों ने जो धर्म परिवर्तन किया। अब यहाँ डिपार्चर क्या है? बुद्धा लेगेसी वो ले रहे हैं, बुद्धा कबीर पुलिस। और बुद्ध जो बात कह रहे हैं उससे इसलिए नवयाना है। ये कह रहे हैं कि हम कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे, हमारा बुद्धिज्म जो है इनसे अलग होगा। वो संगम शरणम गच्छामि के लिए मना भी करते हैं कन्वर्जन के समय नागपुर में। कि जो हालात देख रहे हैं आप, बुद्ध मोनेस्ट्री सिस्टम एंड जो मॉन्क्स का काम करने का शैली है, उसकी कितनी आलोचना उन्होंने की है इस किताब में आपने देखा। बुद्ध जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, कार्ल मार्क्स और बुद्धा वाला जो चैप्टर है, तो कह रहे थे क्या है, हमारा संघ जो है एक तरह से कम्युनिज्म है, डेमोक्रेसी सारा लेगेसी वहां से है। लेकिन बुद्धा का संघ जो है वो संघ है 6th सेंचुरी BC है। बुद्धा का पूरा एरिया ऑफ एक्टिविटी है वो उत्तर प्रदेश और बिहार है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार है, और उसी एरिया में मूव कर बाहर की सोसाइटी जो है वो वर्णा बेस्ड है, कास्ट बेस्ड है और राष्ट्र। अंबेडकर के सामने एक दुनिया ग्लोबल दुनिया है। इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म का समय है, खुद अमेरिका में पढ़ के आए हैं, जॉन डेवी के क्लास में पढ़ के आए हैं, जहाँ से वो व्यवहारवाद का सिद्धांत भी सीख रहे हैं, प्रैग्मेटिज्म भी सीख रहे हैं। और अंबेडकर के सामने सिर्फ मामला धर्म परिवर्तन का नहीं है, एक कल्चरल पॉलिटिकल इशू भी है। आप देखेंगे कि उसमें आप हर समय एक तरह से बार्गेन भी होगा, हिंदू धर्म छोड़ेंगे, हमारी ये बात मानो, ये नहीं चल रहा, पुनः बैठे समय तमाम नहीं चल रहा। तो अंबेडकर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जाति के सवाल एक बृहद राजनीतिक सवाल बनाया। जी जी हाँ। अरे जैसे कि आपने अभी जो जहाँ तक आप आ गए कि अंबेडकर पे जैसे ना, चूंकि वो कोलंबिया उसमें पढ़े हैं, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आते हैं, और दोनों जगह जो फेबियन वाद जो था है ना, उससे प्रभावित होते हैं। जो जॉन डी की आप बात कर रहे हैं, जो विद्यार्थी थे, लेकिन जब वो भारत आते हैं तो 30 के दशक में मोटा मोटी वो वामपंथ से, मार्क्सवाद से प्रभाव में आते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर है ना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते हैं। लेकिन बाद में चूंकि हम धर्म और लोकतंत्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो एक तरफ वो लोकतांत्रिक, चूंकि जो संविधान भी निर्माण है उसमें लोकतंत्र की बात है ना भारत, लेकिन मार्क्सवाद से उनका जो बाद में जो भी मोहभंग होगा जाति, क्योंकि जाति और वर्ग को लेकर जो मार्क्सवादियों की समझ थी है ना, उसको जो मैकेनिकल समझ थी एक समय विशेष में। लेकिन जिस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं कि बात के लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की जो चिंताएं थी मार्क्सवाद को लेकर या बुद्ध और मार्क्स को लेकर जब वो तुलना करते हैं और वो कहते हैं कि दोनों का विचार ये शोषण को समाप्त कर देने की बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स, और गौतम बुद्ध दुख को समाप्त करने की बात करते हैं। लेकिन उनका एक आग्रह ये है कि इसे ये माना जाए कि धम्म जो है वो एक लॉन्ग टर्म परियोजना है, और कार्ल मार्क्स की शॉर्ट तेजी से करने की वो है उसमें है। लेकिन जैसे हमने जब पहले जो जिस पे बात की कि बाद के जो दल है जो अम्बेडकर का झंडा उठाए रहते हैं, तो आश्चर्यजनक तौर पे जबकि वामपंथ, भारतीय वामपंथ अपनी उस जो बेस और सुपर स्ट्रक्चर की जो बहस थी कि जिसमें जाति अगर वो मानते थे कि वो सुपर स्ट्रक्चर में आता है और अगर हम बेस बदल देंगे तो बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने आगे स्वीकार कर लिया है कि एक मैकेनिकल समझ थी। और ये बात भारतीय वामपंथी दलों में खासतौर से अब केवल जय भीम लाल सलाम जैसे केवल प्रतीकात्मक नहीं रह गई, है ना, वो एक स्तर पे। तो मुझे ये भी आश्चर्य होता है कि जैसे आपने कहा ना कि एक तरफ वो ब्राह्मणवाद की तरफ चले गए, और जो दलितों का नेतृत्व करने वाली पार्टियां हैं वो एक तरफ जो स्वाभाविक उनके सहयोगी हो सकते हैं जाति उन्मूलन में, जो वाम दल हो सकते हैं, जो प्रतिष्ठित ताकतें हो सकती हैं, उनसे दूर होके उस तरफ जाते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी आगे जो भी बात करेंगे तो इसको भी रेखांकित करते चलें। तो देखिए एक्चुअली पोस्ट अम्बेडकर एरा में
जो दलित पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सिटी से नहीं आया, और अंबेडकर कोलंबिया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दुनिया की एक दार्शनिक समझ उनके पास थी। और इस किताब में मैंने मेंशन भी किया है कि वो कह रहे हैं कि भारत के जितने वामपंथियों ने मार्क्सवाद और इसमें किताब जितनी पढ़ी उनसे ज़्यादा मैं अकेले पढ़ा हूँ। उनका प्रॉब्लम मार्क्सवाद से नहीं था, उनका प्रॉब्लम यहाँ पे मार्क्सिस्ट था, एकदम क्लासिकल मार्क्सिज्म को भारत में कर रहे थे। अब तेतुल्य साहब की किताब है भारत और साम्यवाद, उसमें विस्तार से उन्होंने रेखांकित किया इस बात को। और पूरा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का मैनिफेस्टो अगर पढ़ेंगे तो झंडा भी लाल था और लग रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। बाद में पोजीशन चेंज करते हैं तब कैबिनेट मिशन आता है कि भाई आप मजदूर तो कोई कैटेगरी नहीं, जैसे सिख और मुसलमान ईसाई कैटेगरी है, तो आप किसके रिप्रेजेंट करें? तब वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाते हैं और शेड्यूल कास्ट तो ये इंडिया मतलब एक चल रहा है। और मैंने इसलिए कहा कि यूनिवर्सिटी क्या है, विश्वविद्यालय विश्व स्तर से बना है ना, दुनिया भर की तमाम विचारधाराएं आती हैं, बहस होता है, डिस्कशन होता है, मार्क्सवाद, साम्यवाद, अम्बेडकरवाद, जो भी व्हाटएवर आइडियोलॉजी। तो अभी यूनिवर्सिटी अखाड़ा क्यों बना हुआ है? क्या बहुत सारे दलित पिछड़े आ गए हैं, तो वहाँ पे सावित्री में भी बात हो रही है, फुले पे भी बात हो रही है, अम्बेडकर पे भी हो रही है, बुद्धा पे भी हो रही है, डेवी पे भी हो रही है। और वैसे लोग सवाल उठा रहे हैं, किताब आर्टिकल लिख रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं, जिनसे ट्रेडिशनली कोट अनकोट वो उनका काम नहीं था। तो थोड़ा यूनिवर्सिटी में पूरा चर्निंग है इसकी वजह से कि अब रतन लाल भी आए हैं तो धर्मांतरण में किताब निकालने सवाल खड़े कर रहे हैं। तो बाद में लोग, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत मुक्ति की लालसा और जल्दी मुझे पाना है। अम्बेडकर वॉज ए मल्टीफेसेटेड, मल्टीलिंगुअल पर्सन। कई भाषाएं जानते थे, कई विषयों के जानकार थे, हिस्टोरियन थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, सब कुछ थे। तो उनके लिए सिर्फ राज्यसत्ता पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ना काम थोड़ी था, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग भी काम था, कल्चरल चैलेंजेस भी देना काम था। तो जो इसीलिए पूरा कल्चरल चैलेंज, इसलिए हम खास तौर से ये तो जो बाबा साहब के नाम पे करते हैं वो पढ़ना चाहिए, वो क्या क्या बोल रहे थे। और एक साथ साइमल्टेनियसली कई चीज़ें चल रही है, राजनीतिक मुक्ति के सवाल भी, सामाजिक मुक्ति के सवाल भी, सांस्कृतिक मुक्ति के सवाल भी और धार्मिक मुक्ति के सवाल भी। और अम्बेडकर का पोजीशन वो चेंज करता है, वो स्टैटिक नहीं है, लेकिन उनके केंद्र बिंदु में वो अस्पृश्य समाज। पहला ही आर्टिकल जो उन्होंने लिखा था अमेरिका में जब स्टूडेंट थे, वो लिखा था, 25 वर्ष उम्र रही होगी, कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जिसमें साफ कह रहे हैं कि जाति की तुलना नस्ल से नहीं की जा सकती। बाद के लोगों ने क्या किया? बाद के लोगों ने, जो अम्बेडकरवादी लोगों ने अम्बेडकर के नाम पे बहुत सारे लोगों ने क्या इंटरप्रिटेशन लिख रहे हैं कि यह अपने आप में एक अनोखी सामाजिक श्रेणी है, एक बंद काल कोठरी, एक सजातीय विभाजन वर्ग, जो जिस कोठरी में पैदा हो उसी में बनना है। और बाद में मूक नायक का जो पहला एडिटोरियल लेखा यही। उसके बाद जब 20 में आते हैं तो साहू जी महाराज के सामने एक सभा होती है मनगांव में। अब तक धर्म में बात नहीं हुई, तो वहां भी कास्ट अस्पृश्यों की सभा है। तो लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि धर्मांतरित लोगों की सभा है, और उसका अध्यक्ष भी जो है वो धर्मांतरित है, तो भीड़ नहीं इकट्ठा हुआ। 24 में उनका पहला इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन, और मैं समझता हूँ 16 से लेकर और पूरा 56 तक का 40 साल का यात्रा पढ़ना चाहिए कि जिसमें सेंट्रल में अस्पृश्यता का सवाल बाबा साहब 1919 में साउथ बोरो कमेटी को रिपोर्ट पेश करते हैं, और उसमें कहते हैं कि वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ, दैट इज व्हाई वी नीड सेफगार्ड्स। और ये उनका पोजीशन 40 तक संविधान सभा तक बना था। सब जो लार्ज स्टेट एंड माइनॉरिटी लिख के दे रहे हैं, वो दे रहे हैं कि भाई हम माइनॉरिटी हैं, मुझे प्रोटेक्शन दो, रक्षा के उपाय हमें चाहिए। ठीक, बाद में दलित पॉलिटिक्स में तो सब मेजॉरिटी हो गया ना,
भूसंख्या को क्या उसका सर्जन हो गया, सब घालमेल हो गया, बट ही वॉज वेरी क्लियर कि मुझे किसके बारे में बात करनी है। और सोलापुर में पहला धर्मांतरण की घोषणा करते हैं, पहला, और जिसमें कह रहे हैं कि इस्लाम स्वीकार करना चाहिए सबको, और 3 ऑप्शन देते हैं, देशांतर, नामांतर और धर्मांतर, कि देश बदल लो, नाम बदल लो, धर्म बदल लो। और यहाँ से प्रस्थान बिंदु हो रहा है, और बाद में देखेंगे जब घोषणा कर रहे हैं, और गांधी के साथ जो संवाद है, ऋषि राजा के साथ जो संवाद हो रहा है, मुंजे के साथ संवाद, 40 तक तो वो कई काम में बिजी है, 46 से 47 तक संविधान सभा था, लेकिन 50 के बाद सीधा कदम बुद्धिज्म की ओर मिला। उन्होंने सारे ऑप्शन तलाश किए, इस्लाम की तरफ भी गए। जहाँ मुंजे का आप जिक्र कर रहे हैं, ये दिलचस्प है कि मुंजे उस समय हिंदू महासभा ही थे, और जो कि आरएसएस के संस्थापक एक तरह से, बल्कि आइडियोलॉग है ना। तो ये दिलचस्प है कि मुंजे उनको अध्यक्ष ऑफर किया था। तो एक तरह से हिंदूवादी जो राजनीति थी वो तब से एप्रोप्रिएशन के जुगाड़ में लगी हुई थी, तब से थी। और एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि अंबेडकर जब गांधी से मिलते हैं पहली बार, तो शायद यहीं पे कहीं लिखा हुआ होगा, एक सेकंड, जब मिलते हैं तो खैर जो याद है मैं कह देता हूँ। हाँ, कह रहे हैं कि मिस्टर गांधी, आई हैव नो होमलैंड, मैंने सपोर्ट किया कि मेरी कोई मातृभूमि नहीं, और कोई भी स्वाभिमानी अस्पृश्य देश में गर्व नहीं कर सकता। मैंने मेंशन किया, कहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो और जब पूना पैक्ट के बाद मुंजे से जब समझौता होता, बातचीत चल रही है, तो उसमें क्या उभर के आता है? उसमें उभर कर आता है कि ऐसा धर्म स्वीकार करना चाहिए जो भारतीयता के अनुकूल हो, भारतीय संस्कृति के अनुकूल। तो मुंजे का ऑफर है कि सिख धर्म स्वीकार करिए, हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है। तो मैंने वो पैराडॉक्स दिखाया है कि कैसे महज 3 साल पहले बाबा साहब आ रहे हैं, तो उस समय गांधी को कह रहे हैं कि नो होमलैंड। तो किस संस्कृति और किस राष्ट्र की रक्षा की बात कर रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं है। वो कह भी रहे ना कि धर्मद्रोह वैसा ही जैसा स्वराज है, जैसा स्वराज है, जो स्वराजवादियों के लिए स्वराज है, जो महत्व है, वही धर्मांतरण का हमारे लिए महत्व। तो वो मैंने वो पैराडॉक्स हाईलाइट किया है कि आखिर बाबा साहब 3 साल में क्या ऐसी बात हुई कि वो कह रहे हैं कि हमको भारतीयता के अनुसार कि वी राष्ट्रीयकृत न हो जाए हम। तो जो 3 साल पहले कह रहे हैं कि हमारा कोई राष्ट्र नहीं है, तो अचानक एक राष्ट्र आ गया, संस्कृति आ गई। तो कौन सा राष्ट्र, कौन सी संस्कृति? तो ये कुछ उनके राइटिंग में स्पष्ट नहीं है। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि पहले वो इस्लाम को ऑफर करते हैं, लेकिन फिर महार आते आते बोलने तक वो ऑप्शन छोड़ देते। क्रिश्चियनिटी भी ऑप्शन है, इस्लाम भी ऑप्शन है, और पूरा डिबेट है। उनको पैसे ऑफर हो रहे हैं, इस्लाम से भी हो रहे हैं, सिखिज्म से भी हो रहे हैं, तमाम तरह से उसका पूरा एनालिसिस वो करते हैं, पूरी एनालिसिस होती है। और ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैं सिख की अपेक्षा में अगर इस्लाम स्वीकार करूँ तो संख्या बढ़ जाएगी यहाँ पर, और उस समय सामुदायिक तनाव के समय ये भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अगर इनकी संख्या बढ़ गई तो क्या होगा। ये भी दिलचस्प। क्रिश्चियनिटी पे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्रिश्चियन हुकूमत है, इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य में सब ठीक चल रहा है, लेकिन तब भी उनको राष्ट्रीय संस्कृति से जहन में है ये बात। लेकिन फाइनली 40 के बाद, 40 क्या समझिए, 40 से बुद्ध बौद्ध धर्म की ओर झुकना शुरू हो गया, और बाकी को इसलिए अस्वीकार कर दिया कि उनकी रीडिंग थी कि सब धर्मों में जाति है, क्रिश्चियनिटी में भी जाति है, और उनका विस्तृत अध्ययन जो है ना 40 से शुरू हो जाता है। और बुद्धिज्म किलुस्कर को याद करते हैं, जब 10th पास करते हैं तो उनको एक बुद्ध चरित्र की किताब देते हैं,
तो बाद के भाषणों में देखेंगे तो बार बार वही बात को कह रहे हैं कि बुद्धिज्म से मेरा पागलपन बहुत पुराना है। और पूरा जब अध्ययन करते हैं तब कहते हैं कि इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं जो कि लॉजिकल मुझे भी लगा कि भाई चाहे ईश्वर हो, अल्लाह हो, कृष्ण हो, चाहे कोई भी, उनकी तरह बुद्ध ने कभी ये अनुचित दावा नहीं किया कि वो ईश्वर है या ईश्वर के अवतार है। कभी अनुचित दावा नहीं किया कि वो ईश्वर है या ईश्वर के अवतार है। बुद्ध ने कहा कि मैं इंसान हूं और इंसान बनकर ही जिया, इंसान बनकर ही अपना काम किया। तो पूरा मैंने उनका भाषण डाला है कि भारत का इतिहास ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म का इतिहास और कुछ नहीं है। तो आखिर बुद्धिज्म की ओर क्यों मुड़ते हैं? कारण वही है कि उनका पूरा हिंदू स्क्रिप्चर का जो अध्ययन है, और इसमें मैंने उनको बहुत थ्योरेटिकल राइटिंग्स नहीं डाला है। कॉमन लोग कैसे बात कर रहे हैं, ज्ञापन क्या दे रहे हैं, भाषण क्या दे रहे हैं, आम जनता के बीच कैसे बोल रहे हैं, वही सब मैंने डाला है। थ्योरेटिकल तो है ना, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, वो सब नहीं डाला है। आम लोगों को कैसे एड्रेस कर रहे थे कि कोई रिसर्चर बाद में काम करेगा तो कम से कम उसको मोटा मोटी मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा, उसके आगे उसकी पारखी नजर होगी तो और भी मिल जाएगा। जैसे एक और उनकी जो एनर्जी सीमा को आप इंगित करते रहे किया है, उसमें खासतौर से जब वो दिल्ली में मुंबई में रेड लाइट एरिया में जो संबोधित करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम लोकतंत्र में बात करते हैं तो स्त्रियों की क्या स्थिति हो सकती है? नहीं, वही वो पैराडॉक्स भी है कि उस समय फेमिनिज्म की शुरुआत भी हो चुकी थी और 1936 की बात है। वो धर्मांतरण के लिए पूरा मोबिलाइजेशन कर रहे थे और सबसे पहले उन्होंने महारों की सभा एड्रेस की और उनकी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि सब लोग अपने अपने कम्युनिटी में जाए और अपनी बात करें, क्योंकि उस समय भी जो अस्पृश्य है कोई यूनिफाइड कैटेगरी नहीं था, होमोजेनियस कैटेगरी नहीं थी। मांग, महार, चमार, तमाम ये सब चल रहा था, उसके कॉन्फ्लिक्ट भी थे बहुत सारे। तो उन्होंने महारों की सभा की और महारों की सभा की, उसमें योला की सभा है, उसके बाद मुंबई में भी सभा थी, बड़ी सभा। उसके बाद उन्होंने अपील की कि इस सभा में कोई डिमांड नहीं, इसमें कोई ये नहीं सकता कि मैं स्वार्थी हूँ, इसमें हमने अपना एजेंडा रखा है, तो सब अपनी अपनी जातियों की सभा कीजिए। धीरे शुरू भी हुआ सब। तो महार महिला परिषद, वो क्या उन जगह का नाम कमाटीपुरा में वैष्णवाओं की सभा में गया। पहली बार मुझे लगा कि वहाँ पे उनकी एंट्री, बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वगैरह में गए और उन्होंने लिटरली धमकाया है कि अगर शुद्ध चरित मन वचन कर्मणा ये गंदा काम छोड़ के अगर तुम लोग नहीं आए तो तुम लोग यहाँ से हम भगा दें। तो मैंने वो सवाल उठाया कि आज के फेमिनिस्ट को हो सकता है कि ये गड़बड़ लगे, लेकिन उसको संदर्भों में समझा जाना चाहिए। और उस समय इस बात पे बवाल भी हुआ था। कई लोगों ने लिखा है, खैरगोड़े साहब ने बहुत अच्छा संकलन किया है। कई लोगों ने लिखा है कि भाई इनको सबको पैसे देकर बुलाया गया था कि बाबा साहब तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। अब पता लगा कि वहाँ पे उनका क्लास ही लग गया पूरा। तो उसके बाद वो इस तरह की सभा में नहीं, लेकिन बाद में जितनी सब भाषण है, चाहे नागपुर का भी भाषण हो, चाहे कई भाषण हो, एक कॉन्टिन्यूसली उसमें दिखता है कि वेश्यावृत्ति का मजाक उड़ाते हैं। तो आज के संदर्भों में देखें, चाहे उस समय की जो महिलावादी होंगे उसमें सवाल खास है, लेकिन उनके लिए जो घोषणा योला में हुई थी कि भाई सच्चरित्र सद्धम्म, उनके जहन में शायद ये रहा था। मैंने आम्रपाली का भी सवाल उठाया कि बुद्धा गए वहाँ ठहरे, खाना खाए, लेकिन उस पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन यहाँ विषयों के सभा में सवाल उठाए। लेकिन ओवरऑल मनुस्मृति और बुद्धिज्म में महिलाओं की स्थिति की तुलना भी करते हैं। और ये पूरा मुझे लगता है टाइम हो रहा है, हाँ बस आप। तो इसका लघु ये है, इसके केंद्र में है लोकशाही, लोकतंत्र। और लोकतंत्र सिर्फ सरकार का रूप नहीं। लोकतंत्र मतलब समता, बंधुता और न्यायवाद, बंधुत्ववाद, स्वतंत्रतावाद, ये इसके साथ है। और अंबेडकर इस कंक्लूजन पे पहुंचे अपने पूरी यात्रा में कि जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूं एंटी डेमोक्रेटिक है, इसमें लोकतंत्र आ ही नहीं सकता।
ये एंटी डेमोक्रेटिक है, क्योंकि ये कास्ट हायरार्की है, यहाँ व्यवसाय बनता है, ये यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, समाज है, समाज वही डिसाइड, उसकी जाति डिसाइड करता है कि कौन पढ़ेगा, कौन विद्या अर्जन करेगा, कौन वाणिज्य करेगा, कौन शस्त्र धारण करेगा, उसकी जाति से निर्धारित होती है। और एक संयोग से मैंने वही उन्होंने 1956 20 मई वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया था, वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया था कि भारत में लोकतंत्र की संभावनाएं क्या है। उसमें स्पष्ट कहा था कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ चाहे उद्योग हो, व्यापार हो, जाति के हिसाब से होता है, राजनीति हो जाति के हिसाब से होता है, दान धर्म हो, विरासत हो भी जाति के हिसाब से होता है, सारा रेफरेंस उन्होंने दिया। शिक्षा हो जाति के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन कह रहे अब जिस तरह से शिक्षा का क्या रूप हो सकता है, क्या जातियां खत्म कर सकती है? हम लोग तो गांव से जब दिल्ली आए थे तो हम लोग ये समझते थे कि वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ जातिवादी थोड़े होगा, लेकिन उसका विभत्स रूप हमने शहरों में देखा है। मल्टी सिटी है, पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटीज, विभत्स रूप। गाँव की तो अच्छी, गांव में भी कम से कम फ्यूडलिज्म भी है, तो बैठ के वहां तंबाकू साथ में खा लेता है। लेकिन तब मुझे समझ में आया कि भाई वरना कास्ट बना जो है वो क्यों बना है? टू कंट्रोल द रिसोर्सेस एंड फीमेल सेक्सुअलिटी, प्योरिटी ऑफ ब्लड, और पूरा कंट्रोल करना है पूरा रिसोर्सेज को, एवरी काइंड ऑफ रिसोर्सेज। तो जहां जहां रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां जाति अपना क्रूएल फॉर्म में आता है। एक बात बताइए, मेट्रोपॉलिटन सिटी में कम्युनल वायलेंस क्यों होता है, गांव में क्यों नहीं होता? बच्चे सुसाइड आईआईटी और मेडिकल कॉलेज में क्यों करते हैं? तो विभत्स रूप वहां पे दिखता है। तो कह रहे हैं कि हर तरह दान धर्म वाले, शिक्षा क्या कर सकता है, शिक्षा कैसे दी जाती है इस पर डिपेंड करेगा कि जाति बनेगा या जाएगा। तो कह रहे हैं रेफरेंस फिर एक बार ब्राह्मण कि पढ़े लिखे ब्राह्मण जो होते हैं 70% पढ़े होते हैं, कुछ शिक्षा लिए होते हैं, तो फिर उसमें जाति क्यों बनी रहती है? तो जिनको शिक्षा दिया जा रहा है, ज्यादा जिनको शिक्षा है, वो जाति इसलिए बनाते हैं कि उनका कल्चरल कैपिटल है, ट्रांसफर पोस्टिंग, वाइस चांसलर बनाने में, प्रोफेसर बनाने में, ये बनाने में, वो बनाने में, सेटिंग में काम आता है। बोले उस तरह से शिक्षा दी गई तो जाति खत्म नहीं होगा। लेकिन जाति को जो उन्मूलन करना चाहते हैं उसको अगर शिक्षा दी गई तो जाति व्यवस्था ध्वस्त टूट सकती। ये उनका कंक्लूजन। लबोलुआब ये है कि उन्होंने धर्मांतरण इसलिए किया कि उनकी नजर में हिंदू धर्म वो डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता, और उसमें रह के अस्पृश्यों का उद्धार, वो एक उपमा देता है कि अमृत को विष बनाया जा सकता है लेकिन विष को अमृत नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए उन्होंने त्याग किया और धर्मांतरण बुद्धिज्म इसलिए अडॉप्ट किया, उनकी नजर में वो एक डेमोक्रेटिक है, साइंटिफिक है, समता, बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित है, इसलिए उन्होंने अडॉप्ट किया। लास्ट जब वो कह रहे थे कि हम बौद्धमय भारत बनाएंगे, इसका मतलब ये नहीं था कि सबको चीवर पहना देंगे, बुद्धिस्ट बना देंगे। उसका मतलब ये था कि हम एनलाइटेड इंडिया बनाएंगे, हम प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। इसलिए उन्होंने नाम अपना मैगजीन का लास्ट में प्रबुद्ध भारत रखा, बुद्धिस्ट भारत नहीं रखा, कि एनलाइटेड इंडिया बनाएंगे, साइंटिफिक इंडिया बनाएंगे इन कंपैरिजन टू आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास। यही लब्ध। और ये साइंटिफिक इंडिया, प्रबुद्ध भारत, ये डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सशक्त करेगा, मजबूत करेगा। और जो आडंबर पाखंड वाला भारत है वो किस ओर ले जाएगा आपने देखा ही होगा।
शुक्रिया। शुक्रिया। देखो मुझे ये लगता है कि वर्तमान में जो परिस्थिति हमारे देश में है और अगर हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो अम्बेडकर का इस तरह से विषय और एकता हुआ भी अध्ययन जरूरी है। धन्यवाद।